हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको आरसीसी पढ़ा रहा था। आरसीसी के अंदर अपना जो स्लैब बीम वाला पोर्शन हो गया था, डेवलपमेंट लेंथ हो गया, ठीक है, डिफ्लेक्शन हो गया, शियर वाला टॉपिक हो गया। आज अपन पढ़ेंगे आरसीसी स्लैब के बारे में। तो आरसीसी स्लैब स्लैब किसे कहते हैं? स्लैब उसे कहते हैं जिसकी लेंथ विड्थ दोनों क्या हो, ज्यादा, और जो थिकनेस थिकनेस क्या हो, स्मॉल या कम हो, उसे क्या कहेंगे? स्लैब कहेंगे। इसका यूज कहां होता है? स्लैब का रूफ में होता है, यानी कवरिंग के लिए होता है, फ्लोर में होता है, रोड में होता है, स्टेयर में होता है, बहुत सारी जगह स्लैब का यूज होता है। ठीक है, तो मेनली जैसे रूफ कवरिंग, रूफ यानी कवरिंग के लिए अपन क्या करते हैं? रूफ का यूज करते हैं। फ्लोर के लिए कर सकते हैं, रोड के लिए कर सकते हैं। तो स्लैब कई प्रकार की होती है। ठीक है, अपन यहां बात करते हैं रूफ स्लैब या फ्लोर स्लैब की बात करेंगे। तो ये स्लैब दो प्रकार की होती है। वन वे स्लैब और दूसरी होती है टू वे स्लैब। वन वे स्लैब, दूसरी होती है टू वे स्लैब। इसी प्रकार एक फ्लैट स्लैब भी होती है, रिप स्लैब भी होती है। मैं उनकी बात आगे करूंगा। ठीक है, अपन नॉर्मली बात कर रहे हैं कि स्लैब कितने प्रकार की होती है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। वन वे स्लैब किसे कहेंगे? जिसमें बेंडिंग मोमेंट केवल एक डायरेक्शन में आएगा। बेंडिंग मोमेंट ओनली वन डायरेक्शन, और इसमें बेंडिंग मोमेंट इन टू डायरेक्शन। ठीक है, दो डायरेक्शन में आते हैं। तो मेन रेनफोर्समेंट, इसमें मेन रेनफोर्समेंट इन वन डायरेक्शन, और इसमें मेन रेनफोर्समेंट इन टू डायरेक्शन। ठीक है, ये मेन अंतर होता है इसमें। अभी मैं इनको आगे बताऊंगा पूरा ढंग से। तो वन वे स्लैब का मतलब है बेंडिंग मोमेंट केवल एक डायरेक्शन में आना। टू वे स्लैब का मतलब है बेंडिंग मोमेंट टू डायरेक्शन में आना। तो वन डायरेक्शन के अंदर बेंडिंग मोमेंट आएगा, तो बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए जो रेनफोर्समेंट लगेंगे, जो बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए जो रेनफोर्समेंट लगते हैं, उनको मेन रेनफोर्समेंट बोला जाता है। तो मेन रेनफोर्समेंट किधर रहेंगे? केवल एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है ना। और टू वे स्लैब में बेंडिंग मोमेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है? दोनों डायरेक्शन में आ रहा है। तो रेनफोर्समेंट भी दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये वन वे और टू वे, इनका जो क्लासिफिकेशन है या इनको जो डिवाइड किया जाता है, ये किस बेसिस पे किया जाता है? ये किया जाता है स्पान रेशियो के बेसिस पे। स्पान रेशियो के बेसिस पे। तो स्पान रेशियो किसे कहता है? स्पान रेशियो को मैं आर बोल दूं तो आर क्या होता है? एल वाई अपॉन एल एक्स। इसको स्पान रेशियो कहा जाता है। एल वाई का मतलब है लॉन्गर स्पान और एल एक्स का मतलब है शॉर्टर स्पान। एल वाई का मतलब है लॉन्गर स्पान और एल एक्स का मतलब है शॉर्टर स्पान। ठीक है, तो लॉन्गर स्पान और स्लेब के स्लेब के शॉर्टर स्पान के रेशियो को अपन क्या कहते हैं? स्पान रेशियो कहते हैं। तो ये जैसे स्पान रेशियो क्या है? आर कहते हैं लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान। लॉन्गर स्पान किसका? स्लेब का। और शॉर्टर स्पान किसका? स्लेब का। जो भी स्लेब होगी उसके लॉन्गर स्पान और उसके शॉर्टर स्पान के रेशियो को क्या कहेंगे? स्पान रेशियो कहेंगे। जैसे मैं बात करता हूं वन वे स्लेब। ये कोई स्लेब है, ये इधर इसमें सपोर्ट है, ये इधर इसमें सपोर्ट है। ठीक है,
तो ये स्पान क्या कहलाता है? लॉन्गर स्पान। और ये क्या कहलाएगा? शॉर्टर स्पान। ठीक है, ये मैंने स्लेब का प्लान बनाया है ना, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो इसमें जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो केवल एक ही डायरेक्शन में आता है, जैसे मेनली किसमें आएगा? शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर। तो इसमें बेंडिंग मोमेंट ओनली शॉर्टर डायरेक्शन। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट किसमें आएगा? शॉर्टर डायरेक्शन में आएगा। तो अब इस बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेन रेनफोर्समेंट लगाने पड़ेंगे। तो मेन रेनफोर्समेंट कैसे लगाएंगे? ये मेन रेनफोर्समेंट शॉर्टर डायरेक्शन में ही लगेंगे। मैं इनको इधर लिख देता हूं, मेन रेनफोर्समेंट इन शॉर्टर डायरेक्शन। ठीक है, तो शॉर्टर डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट लग गए। वन वे स्लैब के अंदर जो ये लॉन्गर डायरेक्शन रहेगी, इसके अंदर मेन रेनफोर्समेंट नहीं आएंगे, इसमें आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। ये डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन लॉन्गर डायरेक्शन। ठीक है, तो वन वे स्लैब किसे कहेंगे? अगर स्पान रेशियो के अकॉर्डिंग में अगर इसको क्लासिफाइड करूं, आर, आर क्या होता है? लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान का रेशियो है। वो अगर कितने से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वन वे स्लैब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वन वे स्लैब बोलेंगे। अब देखो, अगर सपोर्ट, ये जो सपोर्ट लग रहा है, ये अगर चारों डायरेक्शन में भी लग रहा हो और लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो क्या हो? 2 से ज्यादा हो, ये जैसे Ly है, ये Lx है, चारों डायरेक्शन में, और लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो कितने से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है, तब भी स्लैब कैसी रहेगी? वन वे स्लैब ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से वन वे स्लैब का जो शॉर्टर डायरेक्शन रहता है उसमें बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आता है, लॉन्गर डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट बहुत कम आता है। इसलिए लॉन्गर डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट ज्यादा नहीं आ पाता है लोड कम आने के कारण, और शॉर्टर डायरेक्शन में लोड ज्यादा आने के कारण बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आता है। इसलिए बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए अपन क्या लगाते हैं? मेन रेनफोर्समेंट लगाते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं मेन रेनफोर्समेंट की, मेन रेनफोर्समेंट का काम क्या है? मेन रेनफोर्समेंट का मेन काम हो गया बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करना। बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने का काम हो गया। ठीक है, और क्या करता है? ये क्रैकिंग को भी रोकते हैं। ठीक है, क्रैकिंग को रोकते हैं। बेंडिंग मोमेंट को तो रजिस्ट करते हैं, मेन कारण है बेंडिंग मोमेंट को रोकना, है ना। क्रैकिंग को रोकते हैं, सेक्शन की लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और सेक्शन को कैसा बनाते हैं? एक तरह से डक्टाइल बनाते हैं, उसको बीम को टेंशन जोन में से फेल नहीं होने देते। ये मेन रेनफोर्समेंट का काम है। क्रैकिंग कौन सी आती है? तो कंक्रीट के अंदर टेम्परेचर और श्रिंकेज के कारण जो क्रैकिंग आती है उसको रोक, ये मेन रेनफोर्समेंट उसको रोक लेते हैं। ठीक है, अब वन वे स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट जो है वो डिजाइन किए जाते हैं किस बेसिस पे? लोड के बेसिस पे। इनका डिजाइन किया जाता है मेन रेनफोर्समेंट का। ठीक है, किस बेसिस पे? जो ऊपर से लोड आ रहा है, उस लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, उस बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए क्या लगाते हैं?
मेन रेनफोर्समेंट लगाते हैं तो मेन रेनफोर्समेंट क्या करते हैं, लोड के बेसिस पे डिजाइन करते हैं। अपन सेकंड बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट क्या होते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट को अपन कहते हैं टेम्परेचर एंड श्रिंकेज रेनफोर्समेंट भी, टेम्परेचर एंड श्रिंकेज रेनफोर्समेंट भी कहते हैं इनको। किस लिए कहते हैं कि दूसरी डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में तो मेन लगे रेड वाले जो दिख रहे हैं आपको, है ना, तो लॉन्गर डायरेक्शन में अगर ये नहीं लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, तो उस डायरेक्शन में जैसे ये जो कंक्रीट है इसका एरिया बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है। कंक्रीट का एरिया लार्ज होने के कारण कंक्रीट के वॉल्यूम में चेंज आता है, जिसके कारण टेम्परेचर और श्रिंकेज के कारण क्या आती है, क्रैकिंग आती है। उस क्रैकिंग को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट लगाते हैं। किसकी क्रैकिंग, टेम्परेचर और श्रिंकेज के कारण जो आने वाली क्रैकिंग है उसको रोकने के लिए, क्रैकिंग को। तो इधर क्योंकि लोड तो आ नहीं रहा, लोड को रोकने के लिए तो जरूरत है नहीं, अपने को किसको रोकना है, क्रैकिंग को। और लॉन्गर डायरेक्शन में, जो शॉर्टर डायरेक्शन में जो मेन रेनफोर्समेंट लगे हैं वो लोड को भी रोक लेंगे और उसमें आने वाली क्रैकिंग को भी रोक लेंगे, ये एरिया को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो लॉन्गर में एरिया को डिवाइड करने के लिए, कंक्रीट के लार्ज एरिया को डिवाइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट लगाते हैं। इनका मेन कारण क्या होता है, टेम्परेचर और श्रिंकेज के कारण जो आने वाली क्रैकिंग है उसको रोकना इनका मेन कारण होता है, ठीक है। ये किस आधार पे लगाए जाते हैं, ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील के आधार पे लगाए जाते हैं। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील के आधार पे लगाए जाते हैं, इन्हें बेंड नहीं किया जाता है, ठीक है। ये केवल वन वे स्लैब में लगते हैं, टू वे स्लैब के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, मैं उसका कारण आगे बताऊंगा, ठीक है। इन्हें बेंड नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये लोड नहीं लेते हैं, लोड भी नहीं लेते हैं। इनका मेन कारण क्या है, टेम्परेचर और श्रिंकेज के कारण आने वाली क्रैकिंग को रोकने का। क्रैकिंग क्यों आती है, क्योंकि जब शॉर्टर डायरेक्शन में तो मेन रेनफोर्समेंट लगा दिए, लॉन्गर डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट लगाए नहीं, तो कंक्रीट का एरिया बहुत ज्यादा लार्ज एरिया बन गया, लार्ज एरिया बन गया तो उसमें चेंज ज्यादा आता है टेम्परेचर और श्रिंकेज के कारण, जिससे उसमें क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है या स्ट्रेस जनरेट होता है, जिसके कारण उसमें क्रैकिंग आती है। उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का डिजाइन कभी भी लोड के बेसिस पे नहीं किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का डिजाइन हमेशा मिनिमम एरिया ऑफ स्टील के अनुसार लगाया जाता है, यानी जितना मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रहता है उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट लगाते हैं। जबकि मेन रेनफोर्समेंट का मतलब है जितना लोड आ रहा है उस लोड की वजह से जितना मूवमेंट आ रहा है उस मूवमेंट को रोकना है, तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए जितना रेनफोर्स एरिया ऑफ स्टील आएगा उतना अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ये वन वे स्लैब होती है, इसकी डेप्थ टू वे स्लैब की तुलना में ज्यादा रखी जाती है। किसकी तुलना में, वन वे स्लैब की जो डेप्थ है वो टू वे स्लैब की तुलना में ज्यादा रखी जाती है, इसलिए इसमें एरिया ऑफ स्टील भी ज्यादा लगता है वन वे में। जबकि रेनफोर्समेंट केवल एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरी डायरेक्शन में तो डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, तो इस कारण टोटल मिला के जो स्टील लग रहा है वो स्टील की क्वांटिटी ज्यादा किस में लगती है, वन वे में, ठीक है। तो वन वे में ज्यादा लग रही है, डेप्थ भी ज्यादा है, तो वन वे स्लैब है वो टू वे स्लैब की तुलना में अनइकोनॉमिकल होती है, ठीक है। वन वे स्लैब टू वे स्लैब की तुलना में अनइकोनॉमिकल होती है, किसकी वजह से, एरिया ऑफ स्टील ज्यादा लगने की वजह से और डेप्थ ज्यादा रखने की वजह से। जबकि मेन रेनफोर्समेंट अपन केवल एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन में तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट लग रहा है, फिर भी ये अनइकोनॉमिकल होती है। इसका डिजाइन उसी प्रकार किया जाता है जैसे बीम का डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टू वे स्लैब की, ठीक है। टू वे स्लैब को मैं पूरी तरह से आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इसमें मैं सिर्फ आपको टू वे स्लैब की बेसिक जानकारी बता रहा हूं। जैसे ये टू वे स्लैब है,
ठीक है, तो ये टू वे स्लैब का शॉर्टर स्पान, ये सपोर्ट लग रहा है यहां पे, ये क्या है, लॉन्गर स्पान। ठीक है, तो इसमें जो बेंडिंग मोमेंट आता है वो शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर भी आता है और बेंडिंग मोमेंट लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर भी आता है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट इन बोथ डायरेक्शन, बेंडिंग मोमेंट इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के अंदर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो दोनों डायरेक्शन के अंदर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ता है, मेन रेनफोर्समेंट लगाने पड़ते हैं। तो मेन रेनफोर्समेंट किधर लगाने पड़ेंगे, शॉर्टर में भी लगाने पड़ेंगे और लॉन्गर में भी लगाने पड़ेंगे। तो मेन रेनफोर्समेंट अपन ने ये शॉर्टर में लगाए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो बेंडिंग मोमेंट दोनों में लग रहे हैं, मेन रेनफोर्समेंट भी दोनों डायरेक्शन में लगेंगे। इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो क्या होगा, 2.0 से कम या इक्वल होगा, तो वो क्या कहलाएगी, टू वे स्लैब कहलाएगी, टू वे स्लैब कहलाएगी। ठीक है, टू वे स्लैब में दोनों साइड में मेन रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों साइड में मेन रेनफोर्समेंट क्यों लगा रहे हैं, दोनों साइड में बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट किसकी वजह से आता है, जो इस पर लगने वाला जो टोटल लोड है या जो डिजाइन लोड है उसकी वजह से इस पे क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा। उस बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए मैं रेनफोर्समेंट लगाऊंगा दोनों में। इस टू वे स्लैब की जो थिकनेस रहती है वो वन वे स्लैब की तुलना में क्या रहती है, कम रहती है। दूसरी बात, इसमें रेनफोर्समेंट की टोटल रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी वन वे स्लैब की तुलना में कम रहती है। ठीक है, ये वन वे स्लैब की तुलना में ज्यादा इकोनॉमिकल होती है। ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट नहीं लगाया जाता है, ध्यान रखना, टू वे स्लैब के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का काम है वो मेन रेनफोर्समेंट ही कर देता है। मेन रेनफोर्समेंट का काम क्या होता है, लोड के कारण आने वाले बेंडिंग मोमेंट को रोकना, और साथ में जो क्रैकिंग आ रही है टेम्परेचर और श्रिंकेज के कारण, तो ये उस एरिया को डिवाइड कर देता है और उसकी क्रैकिंग उस एरिया को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उस स्ट्रेस को खुद रजिस्ट कर देता है। इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है उनकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या लगाना है, मेन रेनफोर्समेंट ही लगेंगे दोनों डायरेक्शन में। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट टू वे स्लैब में नहीं लगता है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये कोई स्लैब है, इसमें चारों तरफ सपोर्ट लग रहे हैं, है ना। तो लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो क्या है, 2 से कम है। कैसी स्लैब होगी, टू वे स्लैब होगी। ठीक है, इसमें 3 डायरेक्शन में सपोर्ट लग रहा है और लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो कितना है, 2 से कम है। तो कौन सी स्लैब होगी, टू वे ही होगी। अगर इनमें 2 से ज्यादा रहे तो ये वन वे हो सकती है, ये वन वे हो सकती है, ये वन वे हो सकती है। कब, जब 2 से ज्यादा है। ये स्लैब है, इसमें 2 सपोर्ट ही है लेकिन केवल अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो ये कैसी है, ये भी टू वे स्लैब है ना। इसमें भी रेशियो कितने से कम है, 2 से कम है, और अपोजिट डायरेक्शन में सपोर्ट है, केवल इधर सपोर्ट नहीं है, केवल 2 अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ही सपोर्ट लग रहा है, इधर सपोर्ट नहीं है। तो इसका जो रेशियो है लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का, वो 2 से कम हो, 2 के बराबर हो या 2 से ज्यादा हो, ये वन वे स्लैब होगी। कैसी होगी, वन वे स्लैब होगी। अगर Ly/Lx का रेशियो अगर 2 से ज्यादा है तब भी क्या होगी, वन वे होगी। यानी कहने का मतलब है केवल 2 अपोजिट डायरेक्शन में सपोर्ट लगा है तो
स्पान रेशियो का कोई रोल नहीं रहता, वो स्लैब कैसी होती है, वन वे स्लैब ही होता है, चाहे स्पान रेशियो 2 से कम हो या 2 से ज्यादा हो। तो ये ध्यान रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो सकता है, ये बन सकता है। ठीक है, अपन बात करते हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी पढ़ाया वही है। पहला पॉइंट, ये वन वे स्लैब है और ये टू वे स्लैब है। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान, यानी जिसको स्पान रेशियो कहते हैं, उसका मान 2 से ज्यादा हो तो वन वे, और 2 से कम या बराबर हो तो टू वे स्लैब। दूसरा पॉइंट कि बेंडिंग मोमेंट टेक प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन, यानी वन वे स्लैब में बेंडिंग मोमेंट केवल एक डायरेक्शन में आता है, और कौन सी डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन। जबकि टू वे स्लैब में बेंडिंग मोमेंट किस में आता है, दोनों डायरेक्शन में आता है, लॉन्गर में भी आता है, शॉर्टर में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट, डेप्थ रिक्वायर्ड इज मोर। वन वे स्लैब में डेप्थ ज्यादा चाहिए होती है, टू वे स्लैब में डेप्थ कम चाहिए होती है या कम आती है। ठीक है, फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या है, मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ओनली वन डायरेक्शन। बेंडिंग मोमेंट केवल एक डायरेक्शन में आ रहा है तो मेन रेनफोर्समेंट भी क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, और इसमें मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन बोथ डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ स्टील इज लेस, यानी दोनों डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन स्टील की क्वांटिटी कम रहेगी, इसमें स्टील की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये कम इकोनॉमिकल होगा, वो ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, इसमें वन वे स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की आवश्यकता होती है, और टू वे में डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ये मेन डिफरेंस होते हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के अंदर। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ टर्म्स दी हुई होती है कोड के अकॉर्डिंग, IS 456/2000 टर्म्स, क्या क्या टर्म्स दी हुई होती है वो ये है। पहला है इफेक्टिव स्पान, इफेक्टिव स्पान ऑफ स्लैब। तो ये कैसे होगा, एज ए बीम, जैसा बीम में इफेक्टिव स्पान होता है। मैंने बताया था बीम में सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या होता है, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, और दूसरा सेंटर टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट। ठीक है, उन दोनों में से जो कम वाली है। कैंटिलीवर में क्या होता है, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ का हाफ। तो उसी प्रकार से ये इफेक्टिव स्पान हो जाएगा किसका, स्लैब का। दूसरा, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, स्लैब के अंदर मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, तो मिनिमम कितना मानते हैं, मिनिमम 0.15% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया, यानी ग्रॉस एरिया का कितना, 0.15%, किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। तो इसका हो जाएगा 0.15 अपॉन परसेंटेज का मतलब 100, और ग्रॉस एरिया क्या होगा स्लैब का, B इंटू डी, यानी विड्थ इंटू टोटल डेप्थ। तो ये किसके लिए हो जाएगा, हो जाएगा फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का मतलब Fe250 के लिए। ठीक है, ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। और मिनिमम एरिया ऑफ स्टील डिफॉर्म्ड बार के लिए कितना हो जाएगा, 0.12% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शन का ग्रॉस आएगा ना। तो 0.12% का मतलब 100 इंटू B इंटू डी, ये किसका हो जाएगा, फॉर डिफॉर्म्ड बार, डिफॉर्म्ड बार, यानी Fe415 के लिए, Fe500 के लिए, Fe550 के लिए, जो भी है डिफॉर्म्ड बार के लिए, या HYSD, डिफॉर्म्ड बार का मतलब HYSD या TMT के लिए ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना मिनिमम एरिया ऑफ स्टील किसका होता है, ग्रॉस एरिया का होता है। कई बार स्मॉल बी और स्मॉल डी दे देता है, तो स्मॉल बी और स्मॉल डी का नहीं, कैपिटल बी
मतलब बी और कैपिटल डी, ठीक है। बी की जगह चाहे आप कैपिटल लिख दो, विड्थ तो वही रहेगी। डेप्थ कैपिटल डी का मतलब होता है टोटल डेप्थ, और स्मॉल डी का मतलब होता है इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट अपन तीसरा नंबर अपना पॉइंट है मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील। स्लैब के अंदर मैक्सिमम कितना रखते हैं? तो मैक्सिमम रखा जाता है 4% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया। 4% का मतलब 4/100 इंटू बी इंटू डी, ये हो गया 0.04 बी इंटू डी। ये एस मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा किसके अंदर? स्टील के लिए। ये सभी स्टील के लिए, ऑल स्टील ग्रेड। कोई ऐसा नहीं है कि माइल्ड स्टील के लिए अलग होगा, मैक्सिमम दोनों के लिए, चाहे माइल्ड स्टील, इनमें से कोई सा भी स्टील हो, मैक्सिमम बराबर होता है, मिनिमम अलग अलग, माइल्ड स्टील के लिए अलग होता है, इनके लिए अलग होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट है मैक्सिमम डाया ऑफ स्टील बार इन स्लैब। स्लैब के अंदर जो डाया अपन यूज में ले रहे हैं वो मैक्सिमम कितना होता है, ठीक है। जैसे कितना होगा? ये होता है 1/8 किसका? टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब, स्लैब की टोटल थिकनेस का कितना? 1/8 से ज्यादा स्टील आपको यूज में नहीं लेना है। मैक्सिमम का मतलब है इससे ज्यादा यूज में नहीं लेना होता है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं कि टोटल स्लैब की टोटल थिकनेस कितनी हो? मान लो 75 mm है, और अपने को मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील पूछा है, मैक्सिमम डाया पूछा है, एरिया ऑफ स्टील नहीं। ऑप्शन में दे रखा है 6 mm, बी ऑप्शन में दे रखा है 8 mm, सी ऑप्शन में दे रखा है 10 mm, और डी ऑप्शन में दे रखा है 12 mm, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन मैक्सिमम स्टील निकालेंगे, डाया निकालेंगे, क्या आएगा? 1/8, थिकनेस कितनी है? 75 mm। तो ये कितना हो जाएगा? 9.9, ये 9.33 लगभग ही मान लो, इतना ही होगा, जो भी है निकाल देना एक बार। 9.3 या 9.424 या 25 ऐसा आएगा। तो अब अपनी मैक्सिमम डाया कितना बताएंगे? 10 mm बताएंगे या 8 mm बताएंगे? तो अपन ये कह रहे हैं कि इसकी थिकनेस के 1/8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 9.33 mm से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। अब 9.33 mm का सरिया होता है क्या? डाया होता है क्या? नहीं होता है। 9 mm का भी नहीं है। तो अपन कितना यूज करेंगे? अपन करेंगे 8 mm। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ज्यादातर लड़के इस ऐसे क्वेश्चन में क्या कर देते हैं? 10 mm आंसर कर देते हैं, है ना, 10 mm आंसर कर देते हैं, यानी आंसर सी कर देते हैं। सी गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, अपने को कितना करना है? 8 mm डाया करना है, यानी 9.33 mm से तो किसी भी कंडीशन में ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 mm तो उससे ज्यादा ही है, तो 10 तो जाना ही नहीं है। 9 का सरिया नहीं होता, 9.33 का सरिया नहीं होता। सरिया कितने का होता है? 8 mm का। तो 8 mm अपना आंसर हो जाएगा। 5 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। कवर फॉर स्लैब। नॉमिनल कवर फॉर स्लैब। स्लैब के लिए नॉमिनल कवर कितना होता है? 20 mm होता है, ठीक है। तो स्लैब के लिए नॉमिनल कवर हो गया कितना? 20 mm। अपन बात करते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इन स्लैब, ठीक है। देखो, मिनिमम स्पेसिंग मैंने आपको बताई है। हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट की मिनिमम स्पेसिंग कितनी होती है? 2 वर्टिकल रेनफोर्समेंट के बीच की स्पेसिंग कितनी होती है? मिनिमम स्पेसिंग, वो मैंने बीम में आपको बताई है। तो मिनिमम उसी प्रकार रहेगी जैसी बीम में। आप
पहले वो टॉपिक देखो, फिर उसके बाद में ये देखना है ना। तो मिनिमम स्पेसिंग उसी तरह से होगी जैसा अपन ने पहले बीम के अंदर पढ़ा है। मैक्सिमम अलग हो जाएगी, बीम में मैक्सिमम अलग होती है, स्लैब में मैक्सिमम अलग होती है, ठीक है। मिनिमम दोनों में सेम कंडीशन होती है। तो मैक्सिमम क्या है, इसमें दो तरह के रेनफोर्समेंट लगते हैं। एक लगता है मेन रेनफोर्समेंट और दूसरा लगता है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। डिस्ट्रीब्यूशन केवल वन वे में ही लगता है, मेन दोनों में लगता है, ठीक है। दोनों के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करते हैं। तो फर्स्ट कैलकुलेटेड स्पेसिंग, यानी जो अपन कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड हमेशा कोई फॉर्मूले से आती है, ठीक है। दूसरा 3 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, यानी 3D, और तीसरा 300 mm। तो इन तीनों में से जो वैल्यू कम होगी वही क्या होगी, मैक्सिमम स्पेसिंग होगी मेन रेनफोर्समेंट के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए बात करें तो वही कैलकुलेटेड स्पेसिंग, दूसरा 5 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, यानी 5D, और तीसरा 450 mm। तो इन तीनों में से जो वैल्यू सबसे कम होगी वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग होगी। तो ये मेन रेनफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग होगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग होगी। अब कैलकुलेटेड स्पेसिंग कैसे निकालते हैं मैं आगे बताऊंगा। अब अपन बात करते हैं कैलकुलेटेड स्पेसिंग की। देखो कैलकुलेटेड स्पेसिंग में क्या है कि जैसे मैं ये स्लैब बनाता हूं, ये इधर आगे स्लैब बड़ी हुई है, ठीक है। ये इसकी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो यहां इसमें ये स्टील लग रहे हैं, इनको एएसटी कहते हैं। स्टील क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील। जितने भी एरिया ऑफ, जितने नंबर लग रहे हैं इंटू π/4 इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का मतलब एक सरिये का एरिया, एक सरिये का एरिया निकाल दो, फिर जितने सरिये हैं उतने, उस तरह से टोटल एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। तो जो स्लैब का जो डिजाइन किया जाता है उसकी विड्थ 1 मीटर मानकर करते हैं, यानी 1 मीटर के लिए जो एरिया ऑफ स्टील आएगा वही बाकी के 1 मीटर के लिए आएगा। यानी 1 मीटर में अगर 4 सरिये आ रहे हैं तो 3 मीटर में कितना है तो उस हिसाब से निकल जाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि जहां पर नंबर ऑफ बार क्या आती है ज्यादा होती है, या रेनफोर्समेंट एलिमेंट्स की चौड़ाई या लंबाई ज्यादा होती है, रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो वहां स्पेसिंग की फॉर्म में निकालते हैं, नंबर की फॉर्म में नहीं निकालते हैं। जैसे बीम है, बीम के अंदर विड्थ लिमिटेड है, तो उसमें जो रेनफोर्समेंट लग रहे हैं तो उसमें बीम में रेनफोर्समेंट संख्या में ज्ञात करते हैं। स्लैब के अंदर जो रेनफोर्समेंट है वो एक से मतलब कई ज्यादा लगते हैं, क्योंकि स्लैब की चौड़ाई भी या लंबाई दोनों ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में रेनफोर्समेंट बहुत सारे लगते हैं, तो अपन 1 मीटर विड्थ मानकर, चाहे स्लैब की विड्थ 4 मीटर, उससे अपने को मतलब नहीं है, अपन 1 मीटर का लोड कंसीडर करते हैं। 1 मीटर के लोड के हिसाब से ही 1 मीटर का मूवमेंट आता है, 1 मीटर के मूवमेंट के हिसाब से ही 1 मीटर स्लैब के लिए अपन क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं। तो जो 1 मीटर के लिए होता है वो बाकी के मीटर के लिए उसी हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने स्लैब की विड्थ कितनी मानी, ये 1 मीटर मान ली है, जैसे स्लैब की विड्थ यहां तक है, इसको मैं कितना मानता हूं, 1 मीटर, ठीक है, ये इतना। तो मुझे इसी पोर्शन के लिए पढ़ना, मुझे उस पोर्शन से मतलब नहीं, 1 मीटर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, अज्यूमिंग विड्थ ऑफ स्लैब कितनी, 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब 1000 mm, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेटेड स्पेसिंग कैसे निकालते हैं। स्पेसिंग निकालते हैं b इंटू a5 अपॉन AST। b का मतलब स्लैब की विड्थ होगी, a5 का मतलब
ये जो लग रहा है सरिया, इस एक सरिये का एरिया, और AST का मतलब है टोटल एरिया, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बी की जगह 1000 आ जाएगा, इसकी जगह π/4 इंटू 5 का स्क्वायर, और AST की जगह AST आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, स्पेसिंग आ जाएगा। अगर मुझे AST निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, 1000 इंटू π/4 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन स्पेसिंग, तो ये क्या आ जाएगा, AST आ जाएगा, ठीक है। अगर स्पेसिंग दी हुई है तो AST निकाल सकते हैं, AST दिया है तो स्पेसिंग निकाल सकते हैं, इनको इधर उधर रिप्लेस कर दो। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा देता है कि भाई जैसे कोई स्लैब है, उसके अंदर 10 mm का सरिया लग रहा है, तो 10 mm के सरिये की स्पेसिंग इतनी है, उसकी जगह 12 mm का सरिया लग जाएगा, तो उसकी स्पेसिंग कितनी आएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, चाहे 10 mm का लगे चाहे 12 mm का सरिया लगे, एरिया ऑफ स्टील तो उतना ही रहता है यानी AST का मान आपका चेंज नहीं होता है, केवल क्या चेंज होता है, आपकी स्पेसिंग चेंज हो जाती है डाया चेंज करने पे। तो 2 बार के अंदर आपको इस तरह से पूछ लेते हैं कि भाई एक के अंदर 10 mm का सरिया लग रहा है, जिसकी स्पेसिंग मान लो आपको दे दी कि 100 mm है, तो 12 mm का जो सरिया लगेगा उसकी स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, तो 12 का ज्यादा डाया का लग रहा है, तो स्पेसिंग 100 से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो उसको अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि AST का मान तो उतना ही रहना, चाहे 12 का लगे चाहे 10 mm का सरिया लगे, ठीक है। तो जैसे अपन बात कर रहे थे कि भाई अगर 10 mm की जगह 12 mm का यूज में लिया जाए तो चेंज क्या कंडीशन होगी। तो जैसे मैं ये बताता हूं कि ये एक स्लैब है, इसकी विड्थ है B, ठीक है। इसके अंदर ये लग रहा है AST लग रहा है, और इसका डाया है वो कितना है 5/1, और इस रेनफोर्समेंट की जो स्पेसिंग है वो है S1, या S1 बोल देता हूं इसको, स्पेसिंग है S1। तो मुझे क्या पूछ रहा है ये कि भाई अगर इसकी जगह है, यानी ये की यही स्लैब रहेगी, यानी जिसकी विड्थ B, विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहां पर जो AST लगेगा जो भी है, या मान लो 5 लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, जितने भी लग रहे हैं, यहां जो रेनफोर्समेंट लगेगा तो उसकी स्पेसिंग क्या आएगी, तो इसकी स्पेसिंग मैं S2 मान लेता हूं, और इसका डाया मान लेता हूं मैं 5/2। कितना मान लेता हूं 5/2 इसका डाया। तो इसमें कितना AST लग रहा है, इसमें AST उतना ही लगेगा जितना इसमें। तो स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू A5 अपॉन AST। तो यहां से AST निकालूंगा तो AST फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B इंटू A5 अपॉन स्पेसिंग। तो B की जगह B इंटू A5 की जगह क्या जाएगा, π/4 इंटू 5 का स्क्वायर। A5 का मतलब ये A5 इसके साथ ही है ना, एरिया ऑफ वन स्टील है ये, और ये आ जाएगा स्पेसिंग। तो जैसे इसका AST कितना हो जाएगा, इसका AST हो जाएगा, यानी मैं यहां लिखता हूं B इंटू π/4 इंटू इसका डाया तो अलग है π/4, मतलब 5/1 की पावर 4, और स्पेसिंग होगी S1, है ना। तो दूसरा वाला जो स्टील है इसी के बराबर स्टील उसमें लगेगा, तो AST उसमें आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विड्थ तो वही है π/4 इंटू 5/2 का स्क्वायर अपॉन स्पेसिंग होगी S2। तो खेलने का मतलब क्या हो गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा, देखो मैं इधर लिख देता हूं 5/1 का स्क्वायर अपॉन S1, 5/2 का स्क्वायर अपॉन S2, ये बन जाएगा। अब आपको जिसका दिया है भाई के 10 mm की, ऐसे दे दिया है कि इसमें 10 mm का सरिया लग रहा है, 10 mm के सरिये की स्पेसिंग है 100 mm, तो 10 mm का स्क्वायर कर दो, 100 mm रख दो। 12 mm का यूज ले रहे हैं, 10 mm की जगह 12 का ले रहे हैं, तो यहां 12 mm का स्क्वायर कर दो, तो 12 mm की स्पेसिंग क्या आएगी, तो उस 12 mm की स्पेसिंग को S2 बोल दो, S2 का मान निकाल दो, अपने आप स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। देखो जैसे मैं नॉर्मल एक एग्जांपल बताता हूं,
कई जगह आपके काम में आएगा, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आता है। जैसे बीम होती है, ये बीम है या ये 4 सरिये लग रहे हैं, मैंने बोल दिया 4 सरिये लग रहे हैं 20 mm डाया के। कितने? 4 सरिये लग रहे हैं 20 mm डाया का, यानी ये नंबर ऑफ बार तो होगी 4, और ये जो सरिया है एक का वो डाया कितना है 20 mm। तो इसका अगर मुझे एरिया ऑफ स्टील निकालना तो कितना होता है, π/4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू कितनी बार है, 4 है। तो इसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, जैसे शायद अप्रोक्स 1256 mm² लगभग आएगा। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। जो स्लैब होती है, स्लैब के अंदर किस प्रकार से दर्शाया जाता है, जैसे मैं इसको ऐसे लिखूंगा 10 mm डायो बार एट द रेट 120 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, यानी 10 mm का सरिया लग रहा है जिसकी स्पेसिंग कितनी है 120 mm है। इस तरह से स्लैब में सरिये की संख्या क्या आती है, ज्यादा आती है, बहुत सारी, क्योंकि स्लैब की किसी स्लैब की विड्थ 5 मीटर होती है, किसी की 4 मीटर होती है, तो ऐसा होती है। तो अपन 1 मीटर का मानकर निकालते हैं, तो जो 1 मीटर में स्पेसिंग रहती है वही आगे रहती है, क्योंकि डिजाइन करने के लिए अपन लोड भी कितने का लेता है, अपन 1 मीटर का लोड ही लेंगे। तो इसमें अगर मुझे AST निकालना है, देखो जैसे ये AST, तो विड्थ कितनी लूंगा, कि जो भी विड्थ मैंने जैसे 1 मीटर माना तो 1 मीटर का आ जाएगा, π/4 इंटू डाया कितना है 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और स्पेसिंग कितनी है 120 mm आ जाएगा। तो यहां से ये AST की वैल्यू आ जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन में अगर दिया जाए, एरिया ऑफ स्टील पूछ लिया जाए, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। बीम में इस तरह से, बीम में हमेशा नंबर्स में दर्शाया जाता है, इसमें स्पेसिंग की फॉर्म में दर्शाया जाता है स्लैब के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्लैब में बात करते हैं बेंट अप बार की। देखो बेंट अप बार क्या होता है, जैसे मैं एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात करता हूं, इस पे यूडीएल लोड लग रहा है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है 0, तो इसमें पूरा का पूरा बेंडिंग मोमेंट कैसा आ रहा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ रहा है, कैसा केस होगा, सेगिंग का केस हो जाएगा। तो इसमें जो ये बीम रहेगी, इसमें रेनफोर्समेंट, जो मेन रेनफोर्समेंट रहेंगे, जैसे ये बीम रहेगी, इसमें मेन रेनफोर्समेंट कहां लगा दो, अब स्लैब के अंदर डाउन बीम क्या है, स्लैब के अंदर रेनफोर्समेंट कहां लगा दो, बॉटम में लगा दो, और ये साइड में लास्ट में जाके अपन ने क्या प्रोवाइड कर दी, हुक प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अगर स्लैब इस तरह से हो, जैसे ये फिक्स है, ये यूडीएल लोड आ रहा है, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट कैसा आता है, ये ऐसा आता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यानी सपोर्ट पे क्या आ रहा है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है सपोर्ट फिक्स होने के कारण। तो जब अपन छत बनाते हैं, तो छत में कई बार क्या होता है, पैराफिट वाल बनाते हैं, या ऊपर उसके दीवार की तरफ से, या उसको स्लैब को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो फिक्स करने की वजह से उसके सपोर्ट पर क्या होता है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जब जनरेट होगा तो टॉप में टेंशन आएगा और बॉटम में कंप्रेशन आएगा, और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा तो बॉटम में टेंशन आएगा, टॉप में कंप्रेशन आ जाएगा। तो ये जो स्लैब रहती है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको रेनफोर्समेंट यहां पर भी लगाने पड़ते हैं और यहां पे भी लगाने पड़ते हैं। ठीक है, यानी टॉप में भी लगाने पड़ते हैं। तो आप क्या करते हैं कि यहां तो देखो इस बीच में तो नेगेटिव आ नहीं रहा, तो बीच में तो अपन क्या रखेंगे कि नीचे रखेंगे डाउन साइड में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए, लेकिन सपोर्ट पर क्या आ रहा है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो ये जो ये रेनफोर्समेंट आएंगे, इनको इसे बेंट अप कर देंगे अपन, सपोर्ट पे जाकर बेंट अप कर देंगे। ये बेंट अप किस लिए किया जाता है, बेंट अप रेनफोर्समेंट किस लिए किया जाता है, टू रेजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट एट सपोर्ट। सपोर्ट पर जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, बेंट अप रेनफोर्समेंट लगाते हैं स्लैब के अंदर।
ठीक है। तो अब बेंट अप रेनफोर्समेंट का क्या क्राइटेरिया रहता है या कैसे लगाया जाता है उसकी बात अपन करते हैं। तो देखो बेंट अप बार किस लिए लगाया जाता है कि सपोर्ट पर पार्शियली या कंप्लीटली सपोर्ट फिक्स होने के कारण नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है सपोर्ट पे। उस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो रेनफोर्समेंट होता है उनको अपन बेंट अप करते हैं। तो देखो जैसे इसमें रेनफोर्समेंट लगाया, ये सपोर्ट है, यहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है इस सपोर्ट पे और इस सपोर्ट पे। तो उसको रोकने के लिए क्या किया, और बीच में क्या हो रहा है, पॉजिटिव मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ रेनफोर्समेंट बीच में है, डाउन साइड में, यहां जाके 50% स्टील को अपन ने क्या कर दिया, बेंट अप कर दिया। 50% नीचे है, 50% ऊपर है, और इधर 50% स्टील ऊपर है, 50% नीचे है। ठीक है, तो ये जो बेंट किया है इनको बेंट अप बार बोला जाता है। 50% स्टील बार ही क्या की जाती है, बेंट अप की जाती है। ठीक है, तो इसके सेंटर से, सपोर्ट के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे इसको बेंट अप करते हैं, यानी स्पान का 1/7 यानी 0.15 इंटू एल डिस्टेंस से बेंट अप करते हैं दोनों साइड। और ये जो टॉप फेस में अपन रखते हैं इसका मान स्ट्रेट रखते हैं, वो कितना, कि स्पान का 1/10 यानी 1/10 पार्ट अपन क्या रखते हैं, वैसे रखते हैं इसको स्ट्रेट। तो यानी 0.1 एल इसका मान हो जाता है। ठीक है, ये जैसे वन वे स्लैब होगी तो उसमें लॉन्गर डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। तो ये जो बेंट अप किए जा रहे हैं ये मेन रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट को बेंट अप किया जाता है। और उसके बाद जो लॉन्गर डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट लग रहे हैं, ये ऐसे लगे हैं, ये ऐसे लग रहे हैं, तो अपने को क्रॉस सेक्शन दिख रहा है बार का, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कहला रहे हैं। जो पॉइंट इसमें दिख रहे हैं इनको कभी भी बेंट अप नहीं किया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट बेंट अप नहीं किए जाते हैं, केवल मेन रेनफोर्समेंट ही बेंट अप किए जाते हैं। और मेन रेनफोर्समेंट कैसे बेंट अप किए जाते हैं, अल्टरनेट फॉर्म में, जैसे ऐसे आके, आप देखा होगा स्लैब का डायग्राम, इस तरह से बेंट अप करते हैं, यानी इधर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इधर लिख देता हूं, यानी इस तरह से बेंट अप करते हैं। ये रेनफोर्समेंट आ गया, ये बेंट अप हो गया, यानी इधर नीचे है इधर ऊपर। जो दूसरा रेनफोर्समेंट आएगा इसके आगे वाला, वो इधर से नीचे रहेगा, उधर से ऊपर हो जाएगा। तो एक छोड़ के एक इधर नीचे है, उधर जाके बेंट अप हो गया, उसके नेक्स्ट वाला उधर नीचे रहेगा, इधर बेंट अप हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर 10 सरिये लग रहे हैं, 10 सरिये में 5 इधर नीचे है, 5 ऊपर है, एक छोड़ के एक, और इधर ही 5 नीचे है, 5 ऊपर है, एक छोड़ के एक, यानी अल्टरनेट रेनफोर्समेंट को क्या किया जाता है, बेंट अप किया जाता है। ठीक है, तो ये एक स्लैब के लिए बेंट अप रेनफोर्समेंट की कॉन्सेप्ट हो गया, किस तरह से बेंट अप करते हैं। तो दोस्तों अपन शियर की बात करते हैं नेक्स्ट। स्लैब के अंदर शियर क्या होता है, तो शियर का मैंने बताया था नॉमिनल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, टाउ वी बराबर वी यू अपॉन वीडी निकालते हैं। तो स्लैब की जो विड्थ है वो बी बहुत ज्यादा होती है ना, बीम की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। तो जो टाउ वी है इसका मान क्या होगा, विड्थ बढ़ने से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा क्या हो गया कि स्लैब के अंदर शियर बहुत कम आता है। क्यों कम आता है, बीम की विड्थ ज्यादा होने के कारण शियर बहुत कम आता है, इसलिए स्लैब में शियर रेनफोर्समेंट अपन जनरली प्रोवाइड नहीं करते हैं, केवल शियर चेक लगाते हैं। जब शियर अपन चेक लगाएंगे ना तो उसमें अपन इसको चेक करेंगे कि ये शियर में सेफ है या नहीं है, या अपन इसमें शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन नहीं करते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर अपन इसमें कर सकते हैं, बाकी शियर अपन इसमें स्लैब के अंदर ये मानते हैं कि स्लैब के अंदर शियर आता ही नहीं है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ये अपना लेक्चर इतना है, यहीं तक पढ़ाएंगे। जो आगे नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर सिंगली बीम का डिजाइन और जो डबली रेनफोर्स्ड बीम है उसका डिजाइन, सॉरी वन वे स्लैब का डिजाइन और जो टू वे स्लैब का डिजाइन है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दोनों एक साथ डिजाइन करूंगा, उसमें बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे फ्लैट स्लैब के बारे में कि फ्लैट स्लैब क्या होती है, उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होते हैं। फ्लैट स्लैब की मिनिमम थिकनेस क्या होती है, फ्लैट स्लैब के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, या वो कहाँ काम करती है। ठीक है, तो आप जो भी लेक्चर पढ़ रहे हो इसके पहले आप शुरू से स्टार्टिंग से लेक्चर देखो उनको, और उनके पर्टिकुलर नोट्स बनाओ और डेली उनको स्टडी करो, और जो पढ़ रहे हो उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करो। ठीक है, धन्यवाद।